टॉपिक लिख के लिखे भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 हो 6 हो जो भी हो देकर, ठीक है, लिखे भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है। हो गया। लिखिए भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है। टॉपिक बना के क्या लिखना, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है। लिखिए भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समय समय पर उभरती परिस्थितियों क्योंकि इसमें समय समय पर उभरती परिस्थितियों और स्थितियों के मुताबिक बदलाव किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समय समय पर उभरती परिस्थितियों और स्थितियों के मुताबिक बदलाव किए जा सकते हैं। हो गया। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज मतलब वैसा दस्तावेज जिसमें जीवन हो, ठीक है। और जीवन होगा तो क्या होगा, जीवन परिवर्तन का नियम है, कहते हैं ना। तो जीवन है तो उसमें परिवर्तन भी होगा, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान में क्या देखिए समय समय में परिवर्तन होता है, इसलिए कि जीवंत दस्तावेज है, ठीक है। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समय समय पर उभरती परिस्थितियों और स्थितियों के मुताबिक बदलाव किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन करने की अनुमति देने वाला संविधान में संशोधन करने की अनुमति देने वाला संविधान में संशोधन करने की अनुमति देने वाला संवैधानिक प्रावधान, कॉमा देकर लिखेगा, संविधान में संशोधन करने की अनुमति देने वाला संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिले हुए हैं। संविधान में संशोधन करने की अनुमति देने वाला संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिले हुए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समय समय पर उभरती परिस्थितियों और स्थितियों के मुताबिक बदलाव किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन करने की अनुमति देने वाले संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिले हुए हैं। संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए भी कहा जाता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, नहीं पैराग्राफ चेंज मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए, वो बना दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट पॉइंट बना दीजिए, ठीक है। ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ठीक है। बुलेट पॉइंट बना के लिखिए, ठीक है। संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए भी कहा जाता है, छूट जाएगा तो बोलिएगा। संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह लोगों की बदलती परिस्थितियों के मुताबिक विकसित होता है। संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह लोगों की बदलती परिस्थितियों के मुताबिक विकसित होता है। संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह लोगों की बदलती परिस्थितियों के मुताबिक विकसित होता है। यह एक जीवित प्राणी की तरह समय समय पर पैदा होने वाली
परिस्थितियों के मुताबिक काम करता है। यह एक जीवित प्राणी की तरह समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के मुताबिक काम करता है। संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह लोगों की बदलती परिस्थितियों के मुताबिक विकसित होता है। यह एक जीवित प्राणी की तरह समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के मुताबिक काम करता है। जीवंत प्राणी की तरह यह अनुभव से सीखता है। जीवंत प्राणी की तरह यह अनुभव से सीखता है। संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह लोगों की बदलती परिस्थितियों के मुताबिक विकसित होता है। यह एक जीवित प्राणी की तरह समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के मुताबिक काम करता है तथा जीवंत प्राणी की तरह यह अनुभव से सीखता है। संविधान में निहित बुलेट पॉइंट रह के अगला पॉइंट लिखे, लिखवाओ। जी सर। संविधान में निहित प्रावधानों के मुताबिक, संविधान में निहित प्रावधानों के मुताबिक देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। संविधान में निहित प्रावधानों के मुताबिक देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। संविधान की वास्तविक कार्यप्रणाली, संविधान की वास्तविक कार्यप्रणाली संविधान की वास्तविक कार्यप्रणाली में व्याख्याओं में संविधान की वास्तविक सर संविधान की वास्तविक कार्यप्रणाली में व्याख्याओं में पर्याप्त लचीलापन रहा है। संविधान में निहित प्रावधानों के मुताबिक देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। संविधान की वास्तविक कार्यप्रणाली में व्याख्याओं में पर्याप्त लचीलापन रहा है। अब समय समय पर आप देखेंगे इसे मतलब क्या होता है, अदालती फैसला आता है, जैसे केशवानंद भारती फैसला हो गया, ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला केस जो था, इन सब मामलों में क्या हुआ, न्याय प्रणाली ने, ठीक है, न्यायपालिका ने अपना फैसला दिया, तो उससे भी हमारा संविधान क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसका संसदीय अधिनियम, सरकार समय समय पर अधिनियम के माध्यम से उसमें क्या करते रहती है, कुछ कुछ ऐड करते रहती है। संसद के पास ऐसा अधिकार है। समय समय पर बहुत सारे मामलों को लेकर संशोधन होते रहता है। तो इससे संविधान में कुछ चीजें बढ़ती रहती है, कुछ चीजें घटती रहती है। कभी कुछ चीजें ऐसी चीजें हो जाती है जिसमें बाद में सुधार करके उस गलती को सुधारा जाता है। इसीलिए संविधान जो होता है एक मानव की तरह ही मतलब अपने गलतियों से भी मतलब क्या करता है, सीखता है। जैसे केशवानंद, जैसे कि शुरू में अगर बात करेंगे तो संविधान के प्रस्तावना में कहा गया संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इस संसद के पास एक अधिकार है ऐसा। लेकिन बाद में फिर मतलब न्यायपालिका ने एक नया फैसला दिया जिसके बाद से संशोधन करने की शक्ति तो दी गई, लेकिन उसके मूल रूप में परिवर्तन न करने की बात कही गई। तो समय समय पे बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। अदालती फैसले, अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार ने
संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। अगर मान लीजिए संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत अधिक कठिन होती, या फिर संविधान में संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया रहता, तो संविधान क्या होता, एक पुस्तक बन जाता। अब पुस्तक में कोई चीज आप जोड़ सकते हैं, मार्केट से पुस्तक खरीद कर लाते हैं, उसमें क्या करते हैं, कुछ जोड़ते हैं क्या, नहीं जोड़ते हैं, ऑलरेडी पहले से बंद होता है पुस्तक। तो हमारा संविधान इस तरह का पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, जो कि पूरी तरीके से मतलब बंद और जड़ किताब की तरह कार्य करता है, जबकि इसमें संसद को संशोधन करने का अधिकार दिया गया है और समय समय पे ठीक है उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन होते रहता है। ठीक है, इसलिए हमारा संविधान क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। हो गया, लिख लिया यहां तक? यस। आगे बढ़ूं? लिखे, भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाला कारण, इसको अंडर ऐसे कीजिए, घेर के लिखिए। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसा माइंड मैप बना सकते हैं क्या? अगर माइंड मैप बनाना मैंने आप लोग को बोला था देखने के लिए, जैसे कि इस तरह का माइंड मैप यहाँ पे बनाना होगा। ये पॉलिटी का मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था, ये माइंड मैप का बहुत अच्छा पीडीएफ है। इसमें कुछ माइंड मैप दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग ऐसे सीख सकते हैं माइंड मैप कैसा बना सकते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे कुछ माइंड मैप बनाया हुआ है, इसको मेंस लिखने के लिए हमने डाले थे यहाँ से माइंड मैप बना के। ठीक है, जैसे तरह तरह का इसमें माइंड मैप दिया होगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का मैं शेयर कर दूंगा, जहां से आपको माइंड मैप बना के और में आप लोग काफी अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, देख रहे कितना बढ़िया से यहाँ पे माइंड मैप बनाया हो किसी चीज को दिखाने के लिए, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। टॉपिक वाइज इसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको किसी भी तरह से चाहेंगे तो यहाँ पे इस तरह का भी बना लीजिए, ये भी सही है। ठीक है, जैसा भी बना सकते इसको बना के पॉइंट लिखे, बस सीधे सीधे मत लिखिए। ठीक है, जो भी लोग जो भी कर सकते हैं कारीगरी, वो अपने हाथ की चीजें होती है, उस तरीके से लिखिए। भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाले कारक, या तो गोला दे दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए, या फिर और भी कुछ बना सकते हैं, या फिर क्या कीजिए ऐसे लिख दीजिए, उसी में से ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे करके लिखते हैं ना। समझ रहे हैं क्या बता रहा हूँ? बीच में लिख दीजिए भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाला कारण, इसी में से पॉइंट बना बना के इसको लिखिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाले कारक में पहला लिखे संवैधानिक संशोधन, एक्सप्लेन नहीं करना है सबको। संसद अधिनियम, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार, कार्यकारी आदेश, राजनीतिक दल। ठीक है, ये सारे के सारे भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाले कारक हैं। अब बताइए इनमें से कोई रीजन आपको नहीं समझ में आ रहा जिससे भारतीय संविधान प्रभावित होती है, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार क्या है सर?
इससे बहुत सारे संवैधानिक विशेषज्ञ हो, उन्होंने अपने विचार दिए, उसके अनुसार भी मतलब संविधान हमारा प्रभावित हुआ। जैसे एन पालकी वाला हो गया, उन लोग के बहुत सारे विचार है, जिसके स्वानंद भारती वाले में एन पालकी वाला का विचार बहुत अधिक मतलब सर्वांगीण मानी जाती है। राजनीतिक दल भी कभी कभी क्या करते हैं, आने पे मतलब चीजों में परिवर्तन करते हैं। जैसे राजनीतिक दल कोई आया, जैसे आगे बीजेपी, बीजेपी आया तो बोला भाई साहब हम जो है ना आर्टिकल 44 में यूसीसी क्या है, हम सभी जगह लागू करवाएंगे। तो उससे भी हमारे राजनीतिक दल अपने कार्य प्रणाली के तहत ही संवैधानिक परिवर्तन के अनुसार संविधान में परिवर्तन करते हैं। न्यायिक निर्णय, कोई फैसला आ गया, जैसे कि फैसला है आपको कौन, इसके लिए फैसला है, चुनावी बॉन्ड को लेकर फैसला आया, तो उसमें भी संविधान का कि सर 19(a) का हवाला दिया गया, 19(a) का हवाला दिया गया है। संसद अधिनियम बना के भी उसमें क्या परिवर्तन कर सकती है। तो इससे मतलब संविधान में समय समय पे परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाले कारक है। ठीक है, ये लिख लिए सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, अगर नहीं लिखे तो नॉर्मली पॉइंट दे के भी लिख सकते हैं, हालांकि माइंड मैप बनाना सीखिए, ठीक है। इससे नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है। माइंड मैप बनाना सीख जाएंगे। और मैंने बोला था पीडीएफ आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है, ठीक है, इसको पढ़िएगा। बहुत जगह पे इस पे आपको माइंड मैप, बहुत अच्छा अच्छा माइंड मैप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स भी बहुत बढ़िया है, ये क्वालिटी का बहुत अच्छा नोट्स है ये। देखिए इस तरह का बना देंगे, ठीक है, तो काफी बढ़िया मार्क्स। देखिए कितना बढ़िया बनाया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे। आप लोग भी ऐसे बना के इसमें लिख के भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाले कारक, ठीक है, इस तरह का बना दीजिए। और उसमें ऐसे दे दे के, ठीक है, बॉक्स में लिख दीजिए। बॉक्स में लिख दीजिए पॉइंट को, एक्सप्लेन करना होगा तो थोड़ा सा साइड में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये सब जो बनाएगा उसको नंबर मिलेगा ज्यादा, कंपेयर टू जो सीधा सीधा लिखेगा उससे। वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब मेंस की कॉपी दिखना, देखिए कितना बढ़िया माइंड मैप बनाया हुआ है। ये सारे इसलिए मैंने शेयर किया, मैं हिस्ट्री वगैरह का भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉपी सीधा सीधा नहीं, मेंस का कॉपी सजा हुआ होना चाहिए। आप जितना कारीगरी कर सकते हैं उतना कीजिए उसमें, ठीक है। इसे लिखने पे ना एग्जामिनर समझता है इसमें बच्चा के पास कॉन्सेप्ट है, और वैसे लिखने पे पता चलता है बच्चा रट कर आया है। जैसे बच्चे को पहाड़ा सुनाने के लिए बोलिए तो 18 का 18 बीच बीच में पढ़ देगा, बीच में उसे रोक दीजिए, भैया 18 छक्के कितना होगा, वो नहीं रोक पाएगा, ठीक है। फिर वो शुरू से सुनाएगा 18 वजह 18 से, तो वही वाला कहानी है। हो गया, लिख लिए इतना? ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। ये 8 नंबर का टॉपिक था, बड़ा टॉपिक नहीं था। तो आपका क्लियर होगा भारतीय संविधान के क्या थे। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है, क्लियर। अगला टॉपिक लिखिए। अगला टॉपिक है आपका संविधान का विकास और कार्य, ठीक है। भारतीय संविधान का, इसीलिए भारतीय संविधान मत लिखिए क्योंकि ब्रिटिश कालीन चीजों को भी लेके चलेंगे, सीधे लिखिए संविधान का विकास और कार्य, ठीक है। चलिए लिखिए इसको।
संविधान का विकास सरकार लिखे। चलिए लिखिएगा, भारतीय संविधान लिखे, टॉपिक लिख लिए, टॉपिक लिख लिए, लिख ठीक है। लिया अब सर उसका टॉपिक। परिचय लिखिए, ठीक है। ठीक है, भारतीय परिचय भी संविधान का मसौदा क्या? परिचय भी डाले सर ऊपर। नहीं नहीं, कुछ नहीं डालना, सीधे लिखिए ना, सीधे उसका डैश दे के लिखिए, ठीक है। नीचे में मतलब वहां पे टॉपिक को अंडरलाइन करके डैश दे के लिखिए। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने से पहले, ठीक है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने से पहले भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने से पहले भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने से पहले संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्य एवं संविधानविद संविधान सभा के सदस्य एवं संविधानविद देश की स्थिति और समस्याओं से अवगत थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने से पहले, ठीक है, संविधान सभा के कॉमा देके संविधान सभा के सदस्य और संविधानविद देश की स्थिति और समस्याओं से अवगत थे। हो गया? वे देश की स्थिति और समस्याओं से अवगत थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों और कानूनी दस्तावेजों के प्रावधानों को इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों और कानूनी दस्तावेजों के प्रावधानों को उधार लेना बुद्धिमानी समझा। ठीक है, लिख लिया यहां तक? यस सर। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने से पहले जो, ठीक है, संविधान सभा का सदस्य और संविधानविद वे देश की स्थिति और समस्याओं से अवगत थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों और कानूनी दस्तावेजों के प्रावधानों को उधार लेना बुद्धिमानी समझा। ठीक है, देखिए, अब तक भारतीय संविधान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, एक बार और बोलिए सर। अब तक भारतीय संविधान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम था। इसके अलावे इसके अलावे इसके अलावे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में इसके अलावे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में इसके अलावे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में
यानी संविधान सभा के संविधानविदों के द्वारा, संविधान सभा के संविधानविदों के द्वारा लगभग 60 देशों का संविधान, लगभग 60 देशों के संविधान का, लगभग 60 देशों के संविधानों का लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन एवं विस्तृत अध्ययन किया गया। हो गया? यस सर। आगे बढ़ो। एक भूमिका हो गया, ठीक है। अब लिखे भारतीय संविधान पर ब्रिटिश प्रभाव। एक टॉपिक दीजिए यहाँ पे, मतलब टॉपिक को ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। लिखे भारतीय संविधान पर ब्रिटिश प्रभाव। भारतीय संविधान पर ब्रिटिश प्रभाव। लिखिए भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले भारतीय संविधान पर ब्रिटिश प्रभाव देकर टॉपिक देकर लिखिए, ठीक है। टॉपिक देकर डैश देकर लिखिएगा। ये ऊपर वाला लाइन को ना, ये वाला लाइन हम उंगली से दिखा रहे हैं आप लोगों को, इसको डैश देकर लिखिएगा और उसके बाद इसको बुलेट पॉइंट बना के लिखिएगा, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले ब्रिटिश शासन को मोटे तौर पे 2 अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले ब्रिटिश शासन को मोटे तौर पे 2 अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला में लिखिए रेगुलेटिंग एक्ट, अब ब्रैकेट में दे दीजिएगा 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट लिखकर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1773, ठीक है, से भारत सरकार अधिनियम 1858 तक कंपनी का शासन। रेगुलेटिंग एक्ट लिखकर ब्रैकेट में लिखना है 1773 से भारत सरकार अधिनियम, ब्रैकेट में लिखना है 1858 तक कंपनी के शासन। ठीक है, उसके बाद लिखिए इसके, फिर दूसरे लाइन में लिखिएगा सेम ऐसा ही करके, फिर नीचे बुलेट पॉइंट बनाकर उसी को भारत सरकार अधिनियम 1858 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक क्राउन का शासन। भारत शासन अधिनियम 1858 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रैकेट में 1947 तक क्राउन का शासन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हो गया, दोनों लिखा गया। लिख लिए? लिख लिए? यस सर। अब लिखिए इसी के नीचे, ठीक है, बुलेट पॉइंट बना के लिखिए भारतीय संविधान के विकास में, भारतीय संविधान के विकास में उपरोक्त अवधियों में, भारतीय संविधान के विकास में उपरोक्त अवधियों से, भारतीय संविधान के विकास में उपरोक्त अवधियों से
ब्रिटिश प्रशासनिक नियमों के कानूनी प्रावधानों के कुछ तत्वों को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के विकास में उपरोक्त अवधियों से, ठीक है, मतलब ऊपर वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं नीचे, ठीक है। भारतीय संविधान के विकास में उपरोक्त अवधियों से ब्रिटिश प्रशासनिक नियमों के कानूनी प्रावधानों के कुछ तत्वों को अपनाया गया है। इनमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ, गलत टाइपिंग कर दिया, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। इनमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां को दूरी करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कभी पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां जो थी उसको खत्म करने के लिए कौन सा एक्ट आता है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इनमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम पे था, ठीक है, उसी का नाम था विलियम पिट, उसी के नाम से आया था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखे 1813, या फिर चार्टर एक्ट लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए चार्टर एक्ट, एक मिनट ऐसे लिखो, चार्टर, ठीक है, एक्ट, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखिए 1813, कॉमा 1833 एवं 1853, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लिख लिए चार्टर एक्ट। यस सर। और अंत में भारत सरकार अधिनियम 1858 शामिल है, और अंत में भारत सरकार अधिनियम 1858 शामिल है। लिख लिया, हो गया। यस सर। अब चलेंगे मौजूदा ब्रिटिश प्रक्रियाओं पर भारतीय प्रभाव। मौजूदा ब्रिटिश प्रक्रियाओं पे, मौजूदा ब्रिटिश, एक मिनट, मौजूदा ब्रिटिश प्रक्रियाओं से भारतीय संविधान पर प्रभाव। मौजूदा ब्रिटिश प्रक्रियाओं से भारतीय संविधान पर प्रभाव। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को ना, उसको क्या और ट्रांसलेट करने में ही लैंग्वेज इधर उधर हो जाता है। सर ये टॉपिक मौजूदा, हाँ ये टॉपिक देखा है, ऐसे करके अंडरलाइन करके लिखिए इसको। मौजूदा ब्रिटिश प्रक्रियाओं से भारतीय संविधान पर प्रभाव। लिखिए, हाँ। उसके नीचे लिखिए, ठीक है। 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य, 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य निम्नलिखित कानूनों और अधिनियमों ने, 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य निम्नलिखित कानूनों और अधिनियमों ने भारतीय संविधान के विकास की नींव के रूप में कार्य किया है। भारतीय संविधान के विकास की नींव के रूप में कार्य किया है, ठीक है। और इसको क्या कीजिए ना, इसको ऐसे बनाकर ऐसे दे दीजिएगा, ये दो पॉइंट बनाकर ऐसे दे दीजिएगा नीचे में, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर करके लिखिए, ठीक है। 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में निम्नलिखित कानूनों अधिनियमों के ने
भारतीय संविधान के विकास के नींव के रूप में कार्य किया है। अब इसी को नीचे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। पहला में लिखना है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892 का हमारे वर्तमान संविधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892 का हमारे वर्तमान संविधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। लिख लिए? हाँ सर। इसने इसने उस समय मौजूद विधान परिषदों का विस्तार किया। इसने उस समय मौजूद विधान परिषदों का विस्तार किया इसने उस समय मौजूद विधान परिषदों का विस्तार किया और परिषद और बजट पर चर्चा करने और परिषद और बजट पे चर्चा करने के साथ कार्यपालिका से सवाल करने की शक्ति दी। हो गया? यस सर। चले आगे। जी। दूसरा नंबर पॉइंट बना के लिखिए। उन्नीस सौ नौ का भारत परिषद अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। सर 1919 को सुधार के रूप में जाना जाता है। 1909 का ना मार्ले मिंटो सुधार, 1900 ठीक तो है? नहीं सर 1919 नहीं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड होता है वो। हम्म, 1919 वाला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड है, 1909 वाला मार्ले मिंटो ठीक है। पार्लियामेंट सुधार के रूप में थोड़ी जाना जाएगा इसको सर। इसी के सुधार के लिए मानते हुए छोड़ा है 1919 में। एक बार चेक कर लीजिए थोड़ा से। इसको भी मार्ले मिंटो सुधार ही बोलते हैं, ठीक है? सर सही है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार उसको भी बोलते हैं, इसको भी मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। लिखिए, ठीक है? 1919 का भारत परिषद अधिनियम जिसे 1919 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। माइक बंद कर लीजिए। सर एक बार फिर से बोलिए ना ये पॉइंट 1909 का 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है।
यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने विधान परिषद के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने विधान परिषद के लिए सीधे चुनाव की अनुमति दी। लिख लिए, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से जहां पे कॉमा वगैरह लगाना हो, फुल स्टॉप देना हो, देख लीजिएगा। इस अधिनियम के इस अधिनियम के माध्यम से परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई। लिख लिए, 16 से बढ़कर 60 हो गई। पहली बार एक भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद नहीं है, सत्येंद्र प्रसन्न है, इसको सुधारिएगा, ठीक है। क्या है? सत्येंद्र प्रसन्न, ठीक है। पहली बार एक भारतीय सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार, मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार, ये मॉन्टेगू गलत लिखा हुआ है,
इसको सुधार लीजिएगा, सब गलत टाइप करती है। ठीक है, मॉन्टेग्यू ऐसे होता है, मॉन्टेग्यू। ठीक है, चेम्सफोर्ड तो लिख ही लेंगे ना, चेम्सफोर्ड सही लिखा हुआ है, चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में दोहरी निकाय वाली विधायिका की शुरुआत की गई। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में दोहरी निकाय वाली विधायिका की शुरुआत की गई। तथा इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तथा इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। लिख लिए? यस सर। इस अधिनियम के द्वारा, आगे लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा दो सदनों, मतलब इसी में लिखना है, इस अधिनियम के द्वारा दो सदनों, एक में लिखेगा विधानसभा, इस अधिनियम के द्वारा दो सदनों विधानसभा, इसमें लिख दीजिएगा लोकसभा का पूर्ववर्ती, लोकसभा का पूर्ववर्ती। तथा राज्य परिषद, ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखेगा राज्यसभा का पूर्ववर्ती, राज्यसभा का पूर्ववर्ती की शुरुआत हुई। हो गया? ठीक है,
आगे चलेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935, चौथा नंबर पॉइंट देखें। भारत सरकार अधिनियम 1935। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। यह एक अति महत्वपूर्ण अधिनियम था। यह एक अति महत्वपूर्ण अधिनियम था जो मुख्य रूप से भारत सरकार ने नियम 1935, यह एक अति महत्वपूर्ण अधिनियम था जो मुख्य रूप से साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशें पर आधारित थी। इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों के तहत संघीय न्यायालय का निर्माण इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों के अधीन संघीय न्यायालय का निर्माण एवं केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन था। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन था। लिखना नहीं, समझा रहा हूं। भारतीय सरकार का संघात्मक स्वरूप जो देखते हैं ना, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही प्रभावित है। यहीं पे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम में इस अधिनियम में इस अधिनियम में 3 सूचियां, ठीक है। इस अधिनियम में 3 सूचियां, ठीक है। तो इस 3 सूचियां, ठीक है, 3 इस अधिनियम में 3 सूचियां, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा, संघीय, ठीक है, प्रांतीय, समवर्ती, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा 3 सूचियां, इस अधिनियम के द्वारा 3 सूचियां थी जो प्रत्येक सरकार के अधीन विषयों का विवरण देती थी।
जो प्रत्येक सरकार के अधीन विषयों का विवरण देती थी। ठीक है, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके इसमें एक दो लाइन और लिखे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था, तो थोड़ा इसे एक्सप्लेन करवा दे रहा हूं। ठीक है, इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की एवं एवं प्रांतीय स्तर पर एवं प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एवं प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और भारत सरकार और भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। 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 इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। ठीक है, हो गया। यस सर। पहले लिखे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20-25 मिनट और चलेगा क्लास। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लिखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 डैश देखे, यह अधिनियम भारतीय संविधान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है। इस अधिनियम के द्वारा भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित किया गया। साथ ही भारत के लिए राज्य सचिव की समाप्ति कर दी गई। हो गया? लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा, लिख लिए, यस सर। इस अधिनियम के द्वारा 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा 2 स्वतंत्र अधिराज्य लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि भारत उस समय 1947 में डोमिनियन स्टेटस ही थे। ठीक है, बताऊंगा कभी क्यों हम लोग अधिराज्य कहलाते थे उस समय तक। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। 2 स्वतंत्र अधिराज्य के ब्रैकेट में लिख दीजिए भारत और पाकिस्तान। बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें सत्ता हस्तांतरित कर दिया गया। लिख लिए? लिख लिए? अब लिखिए आगे, भारतीय संविधान के निर्माण का तत्कालीन अग्रभूमि।
भारतीय संविधान के निर्माण का तत्कालीन अग्रभूमि। देखिए भारतीय इतिहास में क्या लिख रहे थे, क्या बोला मैंने? भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास में। इतिहास में। भारतीय संविधान के नहीं, भारतीय संविधान के विकास में लिखे, सॉरी, भारतीय संविधान के विकास में भारतीय संविधान के विकास में सबसे पहली भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में सबसे पहली मांग एमएन रॉ के द्वारा, सॉरी, कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता एमएन रॉ के द्वारा, कम्युनिस्ट लिखने आता है ना, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता एमएन रॉ के द्वारा 1934 में रखी गई। सर एमएन राय थे ना? हाँ, एमएन रॉय, राय जो लिखना लिखिए ना, ऐसे लिख सकते। इंग्लिश में तो रॉ ही लिखेंगे ना, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, रॉय, रॉय, ठीक है, बंगाली थे, राय मत लिखिएगा। एमएन रॉ के द्वारा, ठीक है, 1934 में रखी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आगे लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में संविधान को तैयार करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, लिख लिए? यस सर। एक लाइन इसमें छूट गया, चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नेहरू रिपोर्ट वाला घटना को भी डाल सकते, क्योंकि भी संविधान के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, लिख लीजिए, नीचे लिखवा दे रहा हूं, हालांकि उसको ऊपर ही लिखना चाहिए, हालांकि कहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान के विकास के क्रम में, भारतीय संविधान के विकास के क्रम में भारतीय संविधान के विकास के क्रम में 1928 में 1928 में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था
जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो कि सर्वदल को स्वीकार हो, जो कि सर्वदल को स्वीकार हो। इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इन्हें नेहरू रिपोर्ट कहा गया। परंतु मुस्लिम लीग से सहमति नहीं बन पाई, परंतु मुस्लिम लीग से सहमति नहीं बन पाई, परंतु मुस्लिम लीग से सहमति नहीं बन पाई, परंतु मुस्लिम लीग से सहमति नहीं बन पाई और अधिराज्य का मतलब डोमिनियन स्टेटस होता है, और अधिराज्य के मुद्दे पे और अधिराज्य के मुद्दे पे और अधिराज्य के मुद्दे पे कांग्रेस के अन्य युवा नेता भी सहमति नहीं रखते थे, और अधिराज्य के मुद्दे पे कांग्रेस के अन्य युवा नेता भी सहमति नहीं रखते थे, क्योंकि वे पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे, क्योंकि वे पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। ठीक है, मतलब देखिएगा, इसमें नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की मांग कही गई थी, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग पूर्ण स्वराज के मांग रखते थे। इसलिए बाद में आपको होता है कौन, लाहौर अधिवेशन होता है, जहां पे पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है, समझ गए? लिख लिए? अब आगे चलेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लास्ट है ना सर ये? और लास्ट ही है। हाथ दुख गया क्या इतना ही में? कैसे 40 पेज लिखिएगा? नहीं, पैराग्राफ दुखा चेंज नहीं करके है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसी में लिखे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की। 1938 में रिपीट कीजिएगा। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना, स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। नेहरू जी का ये घोषणा था। क्या घोषणा था?
वयस्क मताधिकार। लेकिन क्या इनका ये सपना पूरा होता है? क्या हमारी संविधान सभा वयस्क मताधिकार के द्वारा बनाई गई थी? मताधिकार के आधार पर नहीं बनाई गई थी। ठीक है, क्या एक बार रिपीट कीजिएगा। मत अधिकार स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अंततः पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसी में लिख रहे हैं, टॉपिक चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। आजादी मिल गई अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। लेकिन 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 हम 26 जनवरी 1950 तक लेकिन हम 26 जनवरी 1950 तक लेकिन हमारे ऊपर, सॉरी लिख दीजिए, लेकिन हमारे ऊपर 26 जनवरी 1950 तक अंग्रेजों का प्रभुत्व अप्रत्यक्ष रूप से बना रहा। लेकिन हमारे ऊपर 26 जनवरी 1950 तक अंग्रेजों का प्रभुत्व अप्रत्यक्ष रूप से बना रहा। हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से प्रभावी हो गया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से प्रभावी हो गया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से प्रभावी हो गया। और इसके बाद हम लोग गणतंत्र कहलाए। और इसके बाद हम लोग गणतंत्र कहलाए। और इसके बाद हम लोग गणतंत्र कहलाए। संविधान के लागू होने के बाद संविधान के लागू होने के बाद संविधान के लागू होने के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया। इसके बाद संविधान के लागू होने के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया कि हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर अभी भी मतलब ब्रिटिश प्रभुत्व सत्ता जो थी
अप्रत्यक्ष रूप से बनी हुई थी। रीजन क्या है, अभी भी हम लोग जो अपना सरकार जो चला रहे थे, क्योंकि हमारे पास अपना संविधान नहीं था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा चला रहे थे। जैसे ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, दोनों को रद्द कर दिया गया। रद्द कर देने के बाद क्या हुआ, हमारा अपना संविधान बन गया, हम लोग आजाद है, तो हम लोग क्या कहलाए, संप्रभु कहलाए। क्या कहलाए, संप्रभु। ठीक है, संप्रभु कहलाए। ठीक है, समझ गए। चलिए लिखिए, भारतीय संविधान के निर्माण की संक्षिप्त समय रेखा। सर दूसरा टॉपिक है। इसी में लिखना है, हाँ, मतलब इसी टॉपिक दूसरा हो गया, मतलब इसको हेडलाइंस बना के लिखे, इसको अंडरलाइन करके। गलत लिखा हुआ। भारतीय संविधान का मसौदा 6 दिसंबर 1983। लिखिए, देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। एवं 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में, 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर लगाते राजेंद्र प्रसाद के साथ, यस सर। लगता है ना, डॉक्टर राशन, ठीक है, क्या लिखा है भूल गया, बताइए तो। 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसके अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ठीक है, या फिर अध्यक्ष नियुक्त किया गया, चुनना ज्यादा सही होगा। ठीक है, सर्वसम्मति से बात होती है ना, तो वहां पे चुनना लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे लिखिए इसी में 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसे बिना किसी अवरोध के, जिसे बिना किसी अवरोध के 22 जनवरी 1947 को, जिसे बिना किसी अवरोध के 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसहमति से अपना लिया गया। पॉइंट बना के लिखे, बुलेट पॉइंट देखे। छोटा छोटा पॉइंट है, लिख लीजिए। पॉइंट बना के लिखे।
चलिए आगे लिखेंगे 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की मसौदा समिति, इसी को प्रारूप बोलते हैं, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को संविधान की मसौदा समिति 29 अगस्त 1947 को संविधान की मसौदा समिति की नियुक्ति की गई, जिनमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी एवं एवं इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। एक पॉइंट और बना के लिखे इसमें 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान छब्बीस नवंबर 1949 को भारत के संविधान को औपचारिक रूप से पारित और अपनाया गया था। औपचारिक रूप से पारित और अपनाया गया था। औपचारिक रूप से पारित और अपनाया गया था जहां 299 सदस्यों वाली संविधान सभा में से 284 सदस्य उपस्थित थे। क्या लिखवाया, फिर से रिपीट कीजिएगा जरा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अधिनियम औपचारिक रूप से पारित और अपनाया गया था। उस समय 299 सदस्यों वाली संविधान सभा में से 284 सदस्य उपस्थित थे। अंततः संविधान को इसी में लिख लीजिए, अंततः संविधान को 26 जनवरी 1950 क्या 284 सदस्य उपस्थित थे। 299 में से 299 टोटल तय था ना आजादी के बाद, इसमें 284 उपस्थित थे उस समय, ठीक है। अंततः 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। ये वाला लाइन छाप दीजिए, बस हो जाएगा आंसर पूरा, ठीक है। ये वाला लाइन को छाप दीजिए। इनका नाम हटा दीजिएगा, इनके जगह पे लिखेगा बी.एन. राव, ठीक है। तो इनका भी रहने दीजिएगा, ठीक है। पहले लिखेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फिर बी.एन. राव और जवाहरलाल नेहरू। सर ठीक है, हाँ क्या निकला है? क्या क्या बोल रही है? निष्कर्ष नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखे। हम कोई आंसर नहीं लिख रहे, हम पॉइंट लिख रहे थे, निष्कर्ष क्या लिखें? जब आंसर लिखेगा तो उसमें निष्कर्ष लिखिएगा। आगे की राह पीछे की राह जो भी लिखना होगा आंसर में लिखिएगा, अभी नॉर्मली लिख लीजिए।
हो गया।